हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वान्या नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने प्यारे से क्यूट से लिटिल पैंडा के साथ। और आज ये भागते दौड़ते इसलिए आया है क्योंकि ये जानता है कि भाई साहब एग्जाम जो है बिल्कुल सर पे आ गए हैं, राइट। तो अब हमें जो पढ़ाई करनी है वो फुल ऑन करनी है, फटाफट करनी है, लेकिन मतलब अपना बहुत लंबा विस्तार पूर्वक पढ़ने वाला टाइम बचा नहीं है अपने पास, ठीक है। वो जो अपन को करने थे वो अपने वीडियोस वगैरह अलग से चल रहे हैं, लेकिन अभी जो अपन कर रहे हैं वो अपन क्विकली एकदम, जिसको बोलते हैं ना रैप अप वाली पढ़ाई, जिसको 10 मिनट में 15 मिनट में एकदम फास्ट फॉरवर्ड एक्शन वाली पढ़ाई, वो अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अपन करने के वाले हैं, अपन कर रहे हैं सुपर क्विक रिविजन। सुपर क्विक रिविजन नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें भैया बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। एग्जाम आने वाला है, 10-15 मिनट में आपको एक पोएम या चैप्टर जो भी है उसको फटाफट से रिकैप मारना है उसका, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डिटेल्ड वीडियो जिसमें हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था, पूरी पोम पढ़ी थी, पूरा एक्सप्लेनेशन, थीम, समरी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स, पोएटिक डिवाइसेस, वो सब कुछ हम कर चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हम फटाफट करेंगे। अभी हम ऑथर पढ़ लेंगे, थीम पढ़ लेंगे, समरी पढ़ लेंगे, पोएम देख लेंगे, दैट इज इट, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 जो डस्ट ऑफ स्नो, आपको मालूम है हमारी जो पहली पोएम है, आप लोग पोम बोलते हैं, हम पोएम बोलते हैं, ये सॉर्टेड है अपना, है ना, इसमें बीच में नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है। ये सॉर्टेड है अपना। अब आ जाते हैं अपन सीधे सीधे पोएम पे। अब देखो क्या है कि नाम पढ़ लो भैया, है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसा नाम जिनको अगर आप अमेरिकन लिटरेचर की बात करते हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पोएट्री की बात होती है जब स्पेशली हालांकि इसमें एक और चीज़ है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो बहुत बड़े अमेरिकन पोएट हैं, लेकिन उनका जो वर्क है सबसे पहले आपको मालूम है वो इंग्लैंड में पब्लिश हुआ, अमेरिका में बाद में पब्लिश हुआ, राइट। तो उनको ख्याति जो है वो इंग्लैंड में पहले मिली, फिर उनकी जो चर्चा है और ख्याति जो है, जो उनकी आप कह सकते हैं जो उनकी वो फेमस हुए, वो बाद में जाके वो अमेरिका तक, उनके घर तक पहुँचा, ऑलराइट। और इसमें एक और चीज़ है, इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला, बाद में जाके ये पता चलता है कि लॉरिएट बन जाते हैं वो अमाउंट के। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑनर्स, बहुत सारे एक्लेड आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम पे मिलेंगे। अमेरिकन लिटरेचर में आपने एक लाइन, आपने बहुत ज़्यादा अगर पोइट्री नहीं भी पढ़ते हो तो भी कहीं ना कहीं आपने एक लाइन, 4 लाइन सुनी होंगी, जिसमें नॉर्मली कई बार सीनरी वीनरी में लिखी होती है, तो नीचे वो लाइंस लिखी होती हैं, वुड्स आर लवली डार्क एंड डे बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये जो आइकॉनिक लाइन्स हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई हैं। और इन लाइंस में भी उनकी जो एक प्राइमरी आप कह सकते हैं कि उनकी सब्जेक्ट की पकड़ है वो आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें एक बड़ा रस्टिक, बहुत ही, जिसको आप कहते हैं ना कि मिट्टी की सोंधी वाली खुशबू जो है आपको उनकी राइटिंग में आती है। बहुत रस्टिक उनका अप्रोच है, बहुत कंट्री साइड की लाइफ के ऊपर, कलोकियल जो नॉर्मल नेचुरल लाइफ है उसके ऊपर, नेचुरल लैंडस्केप्स, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं। बहुत रियलिज्म है उनकी राइटिंग में, इमेजरी बहुत गज़ब की इस्तेमाल करते हैं वो अपनी राइटिंग में। मतलब बिल्कुल आप कहेंगे कि बिल्कुल एक इमेज जो है आपके दिमाग में तैयार कर देते हैं वो अपनी राइटिंग में। लिटरेरी पोएटिक डिवाइसेस बहुत सिंपल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मीटर, बहुत सिंपल मीटर में वो राइटिंग उनकी होती हैं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खूबसूरती है उनकी राइटिंग की, राइट। बाकी वो कब उनका जन्म हुआ, बाकी सारी चीज़ें वो हम आगे पढ़ लेंगे। अभी एक जनरल आइडिया है, और ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि जब हम किसी पोएम को पढ़ते हैं स्पेशली, तो पोएट क्या कहना चाह रहा है, उसकी साइकी क्या है, उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज़ वाई वी आर रीडिंग द बैकग्राउंड। हो ये तो पेंटिंग बन गई मेरे खड़े होके पीछे टिक टिक के। ऑलराइट, अब देखो ये पोएम जो है, इस पोएम में जो इसकी खूबसूरती है या इसका एक अलग सा एलिमेंट है वो ये है कि यहाँ पे 2 चीज़ें, ठीक है, जो कि एक उन्होंने कहा है कि जो ढर्रा है, बना बनाया स्टीरियोटाइप है, उसको ब्रेक किया है उन्होंने, क्योंकि क्रो और हेमलॉक, ठीक है, क्रो और हेमलॉक अगर आप बात करते हैं तो दोनों ही बड़ी पेसिमिस्टिक, आप कह सकते हैं एक पेसिमिस्टिक सब्जेक्ट माने जाते हैं। मीन्स अगर क्रो के बारे में बोलते हैं तो क्रो को आप हमेशा, क्रो या रेवन जो आप बोलते हैं, तो उनको हमेशा बड़ी नेगेटिविटी के साथ या बड़ी सिनिक अप्रोच के साथ लोग दर्शाते हैं या लिखते हैं उनके बारे में, राइट। और ऐसे ही हेमलॉक का जो ट्री होता है वो बेसिकली ऐसा ट्री होता है जो बहुत पॉइजनस होता है, जिसकी टॉक्सिसिटी लेवल बहुत हायर होता है, राइट। तो आप दोनों ही बड़े नेगेटिव चीज़ें, जिनको बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है, उसको बहुत पॉजिटिव वे में उनने अप्रोच किया है, डील किया है और प्रेजेंट किया है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ही हैज़ टेकन
लाइक अब वो चाहते तो यहाँ पे क्रो की जगह डफ भी कर सकते थे, यहाँ चाहते हैं हेमलॉक ट्री की जगह ओक ट्री भी कर सकते थे, बट दिस वाज वेरी डेलिबरेट। उन्होंने बहुत डेलिबरेटली ये बात की है कि एक नेगेटिव चीज़ को उन्होंने पॉजिटिव चीज़ से जोड़ा है। ठीक है, तो ये आपको जब आप लिखेंगे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन, ये आप ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज दिस विल गिव यू एन एज ओवर अदर थिंग्स। नाउ द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree। अब ये बहुत ही सिंपल सी पोएम है, बहुत सिंपल सा इसका, अगर आप मीटर बोलते हैं, मेट्रिक स्केल इसके बोलते हैं, तो बहुत सिंपल है। 8 लाइन की पोएम है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। अब ये बात किसकी हो रही है? फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है, ऑथर पोएट अपने बारे में बोल रहा है, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, इसमें आपको जो मीटर समझ में आ रहा है वो क्या समझ में आ रहा है? देखो सिंपल सा मीटर समझा दूं मैं यहाँ पे, क्रो स्नो, ठीक है। और एक कलर पर ये लेते हैं मी और ट्री, ठीक है। और यहाँ पे भी मूड रूड, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हार्ट एंड पार्ट, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाती हूँ। The way a crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued। ठीक है, अब इसमें क्या बात हो रही है? इसमें एक सिंपल सा जो मीटर है वो समझो। अगर मैं इसको कंसिडर करती हूँ ए, इसको करती हूँ बी, फिर इसको करती हूँ ए और इसको करती हूँ बी, ठीक है। और सिमिलरली इसको मैं करती हूँ कंसिडर सी, और इसको मैं करती हूँ डी, इसको मैं करती हूँ सी और इसको मैं करती हूँ डी। तो आपको जो मीटर है वो क्या समझ में आ रहा है? मीटर क्या हुआ इसका, पोएम का? मीटर क्या हुआ पोएम का? सीधा सा ए बी, ठीक है, और सी डी। तो ये इस पोएम का मीटर है, ठीक है। इस पोएम में मतलब पहला जो है वो तीसरे से राइमिंग है, सेकंड जो है वो चौथे से राइमिंग है। क्लियर है? अब इसमें आगे हम जब इसको पढ़ेंगे तो मैं इसको समरी में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये बेसिकली बहुत सिंपलिस्टिक पोएम है जिसमें बताया जा रहा है कि एक क्रो जो है वो कैसे एक क्रो जो है वो एक डगाल पे आके बैठता है, और राइटर जो ऑथर जो है वहाँ से निकल रहा है, और वो डगाल पे जो बर्फ़ है वो बर्फ़ जो है वो ऑथर के ऊपर गिर जाती है, ठीक है। और उस बर्फ़ ने जो स्नो, जो फ्रेश स्नो ऑथर के ऊपर गिरती है, कैसे उसने उनका जो दिन जो बहुत ख़राब जा रहा था और उनका मूड बहुत ख़राब चल रहा था उसको सेव कर लिया है, और उनका जो दिन बहुत वो बर्बाद हो गया था और उनका मूड बहुत डिप्रेस से थे वो मूड उनका फिक्स कर दिया है, ठीक कर दिया है, ठीक है। इतनी सी सिंपल सी इसकी स्टोरी है। नाउ About the poet, जैसा मैं बता चुकी हूँ, Robert Frost was born in 1874 in San Francisco, California. In his lifetime, he won more than one Pulitzer Prize and attended Harvard. ठीक है, his poetry remains significant in today's literary world, and his name is also linked to Robert Frost Library, where President John F. Kennedy honored the poet with a speech. तो आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर जॉन एफ कैनेडी किसी की तारीफ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। जॉन एफ कैनेडी, अगेन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अ वेरी सेलिब्रेटेड and a statesman kind of a president, right? और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, this honoring was somewhat fitting since Frost read the poem at Kennedy's inauguration। और इसी में अगर आप देखते हैं तो ये दोनों तरफ की बात है। जब कैनेडी का इनॉग्रेशन हुआ था तब फ्रॉस्ट ने उनके लिए पोएम कही थी। फ्रॉस्ट passed away in the year 1963। ठीक है, थीम क्या है ये समझ लो। In Dust of Snow, the poet is trying to tell us that the best thing in life are free। ठीक है, on a cold winter day, staying could have been comfortable, but due to unavoidable circumstances, the poet has been forced to mud। At such a time, the only thing that cheers him up is the world of nature, crows and snowflake। मतलब क्या, अगर वो घर पे बैठ सकता था, लेकिन जब वो बाहर गया तो कोई भी चीज़ जो इंसान का डूबता हुआ मूड, या बहुत ही आप डिप्रेस्ड हैं, आप बहुत ही डाउन है, बट व्हेन यू गो आउट देयर इन द नेचर, योर मूड जस्ट लाइट्स अप, राइट? सो इट इज़ अबाउट दैट, हाउ नेचर, वन इम्पल्स फ्रॉम द नेचर कैन एक्चुअली ब्रिंग यू आउट। आपका मूड जो है वो फिक्स कर देती है। ये इसकी पोएम का आप कह सकते हैं कि एक बेसिक थीम है कि आपका नेचर से अगर आप जितना जुड़ेंगे आपका मूड जो है वो एकदम लिफ्ट कर सकता है नेचर, राइट? इसके अलावा दिस नेचुरल वर्ल्ड इज अवेलेबल फॉर अस टू सी एंड टच फ्री ऑफ कॉस्ट, हाउएवर वी जनरली टेक इट फॉर ग्रांटेड। और इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, नेचर, हवा, पानी, बर्फ, सनलाइट, मूनलाइट, इनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट ये मैजिकल पावर रखती हैं इंसान को अपने, आप कह सकते हैं, एक सॉम्बर स्टेट से बाहर खींचने में या बाहर निकालने में। ऑलराइट, ना
Worse still, we can curse nature for giving us bad weather, such as the inhabitant of New England do in winter. However, if we look beyond our own convenience, we will see that the nature is beautiful even at its harshest. मतलब अगर हम कहते हैं, और हम इंसान कई बार इतने मतलबी हो जाते हैं, इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, या इतने अनथैंकफुल हो जाते हैं कि हम नेचर को गालियाँ देते हैं या हम कर्स करते हैं कि फिर ख़राब हो गया, फिर इतनी हेल स्टॉर्म आ गई, फिर इतनी बर्फबारी हो गई. बट इवन अगर आप देखते हैं अपने हार्शेस्ट फॉर्म में भी, of course, if the mother earth is actually taking a revenge on humankind, that is a different thing. But otherwise, अपने harshest form में भी nature में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम सीख सकते हैं, right? If we only pay attention to all that it gives us, we will learn to appreciate it. The crow is what brings the beauty of the snowflake to the poet's attention, and for that he's grateful. He's grateful to be alive to see such wonderful sight in this world at no cost. और वो छोटी सी घटना है जिसने सिर्फ एक बर्फ जो है वो आके गिर गई है, और वो कंधे पे गिरी है, सर पे गिरी है, ये हमें स्पेसिफाई नहीं है, आके गिर गई है, और उसने जो ख़राब सा एक मूड चल रहा था उसको तुरंत फिक्स कर दिया है. So this is the summary. Now, Dust of Snow is a beautiful poem written by the famous poet Robert Frost. Though the poem is very brief, but it has a significant meaning. The poem stands for guiding a person who has lost all hopes and is very sad. The falling of dust of snow has changed the mood of the poet. The poet was sitting under the hemlock tree, quiet and upset, when a crow shook dust of snow on him. अब वो बैठा था, he was passing by a hemlock tree, we are not aware of it. तो आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, यहाँ पर एक न्यूट्रल टोन मेंटेन कर सकते हैं, that he was around the hemlock tree, right? तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, hemlock tree, और जब वो स्नो जो है उसके ऊपर गिरी. दूसरी चीज़ हमें ये भी नहीं मालूम कि क्रो बैठा आके तो वो गिरी, या क्रो जो है अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा था डगाल पे इसलिए गिरी, या वो वहाँ से उड़ान भर रहा था, तो हमें ये भी नहीं लिखना है. तीसरी चीज़ हमें जो नहीं लिखनी है वो ये कि हमें ये नहीं लिखना है कि वो सर पे गिरी, कंधे पे गिरी, कहाँ गिरी, ये भी हमें स्पेसिफाइड नहीं है. तो जो चीज़ें हमें स्पेसिफाइड नहीं है, हमें बहुत 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 केयरफुली उन वर्ड्स को इस्तेमाल करने से बचना है, राइट? हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो पोएम से हम डिसाइफर कर सकते हैं, हमें सिर्फ उसी पे स्टिक करना है. ऑलराइट, दिस इज वेरी स्मॉल इंसिडेंट चेंज sad mood into happy mood. So it teaches us that we should not be desperate because there is always an opportunity to change the sad mood into happy mood. मतलब बेसिकली ये है कि आप हमेशा अगर आज सैड मूड में हैं तो ज़रूरी नहीं आप हमेशा सैड मूड में ही रहें. अगर आपका दिन बर्बाद हो गया तो बर्बाद ही रहे. कोई भी एक छोटी सी चीज़ हो सकती है, कोई भी छोटा सा इम्पल्स जो है वो आपको नेचर से मिल सकता है जो आपके मूड को फिक्स कर सकता है. So always be out there for a lookout for such small incidences and such significant things around you. All right. On this note, we have finally come to an end of a very 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 super quick revision. आपको पोएम समझ में आई होगी, आपको उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. बाकी अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस इसका देखना है तो हमारे पास वो भी वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. तो आपको क्वेश्चन आंसर्स, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सब कुछ आ जाएगा. बट मुझे लगता है कि डिटेल वीडियो में हमने इतना सुपर क्विक रिविजन में हमने इतना कर लिया है कि आपको एक बहुत मोटा मोटा आइडिया हो गया है. अगर कोई चीज़ आएगी क्वेश्चन में तो यू विल नॉट जस्ट सिंपली फेज आउट, लाइक यू हैव sufficient content to write on that. All right, so on this note I'm signing off. You take care of yourself. Examinations are right ahead, so prepare well. And the panda is saying goodbye. Take care.